जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। देखिए हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे लोकसभा के विषय में। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है संसद का पार्ट 1। लोकसभा के विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं संसद। संसद जो कि संघीय सरकार का विधायी अंग है। संघीय सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जो विधायी अंग है, और केंद्र सरकार पर जो विधि निर्माण का कार्य जो होता है, मतलब विधि निर्माण का मतलब होता है कानून निर्माण हो गया। ठीक है, कानून निर्माण का कार्य होता है सांसद के द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा। ठीक है, और जो भारत के संविधान के भाग 5, भाग बहुत इंपॉर्टेंट है, भाग 5। और भाग 5 के अध्याय 2 में जो कि आर्टिकल अगर देखा जाए 79 टू 122 तक संसद से संबंधित प्रावधान बनाए गए हैं। वहीं पर 79 जो आर्टिकल है, इनके अनुसार जो कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर चलेगी। तो राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर चलेगी, जो कि आर्टिकल 79 में निहित है। ठीक है, और आर्टिकल 81 की अगर बात किया जाए, जो कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके अनुसार जो कि लोकसभा राज्यों में 530 से अधिक और संघ राज्य क्षेत्रों जो कि केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, वहाँ पे 20 से अधिक अनाधिक प्रतिनिधित्व सदस्यों से मिलकर बनेगी। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट अभी अभी हाल में ही रिपील कर दिया गया है, जो आंग्ल भारतीय समुदाय हैं उनका जो प्रतिनिधित्व है पर्याप्त नहीं हो, तो उनको आर्टिकल जो कि 331 के तहत लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करने का व्यवस्था की गई थी, लेकिन 104वें संविधान संशोधन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर करिएगा, 104वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि 2019 में आंग्ल भारतीय समुदाय का जो प्रतिनिधित्व से संबंधित व्यवस्था थी, उसको आर्टिकल 334 के तहत 2020 जो कि 25 जनवरी 2020 को आगे नहीं बढ़ाया गया, मतलब वहीं पर उसको हटा दिया गया। तो इस प्रकार से अब यह हुआ कि जो आंग्ल भारतीय समुदाय से लोकसभा में जो 2 सदस्यों का नामांकन किया जाता था, अब ये व्यवस्था क्या हो गई है, निष्प्रभावी हो गई है। आज जो लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाता है, लोकसभा में जो राज्यवार सीट हैं उसका आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर आधारित है, और इसको प्रत्येक राज्य का जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन 2001 की जनगणना, जो कि 2001 की जो जनगणना हुई थी, 27वां संविधान संशोधन 2003 पर आधारित है। वहीं पर 84वें संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन जो कि 2001 में हुआ, कि यह निर्णय लिया गया कि 2026 के पश्चात जो पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े जो प्रकाशित होंगे, तब तक जो सीटों की संख्या है यथावत बनी रहेगी। ठीक है, तो यही सब है। इसके अलावा हम लोग और भी चीज़ों को देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं लोकसभा के विषय में, फिर राज्यसभा के विषय में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो अब लोकसभा के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, लोकसभा पर आधारित सारे क्वेश्चनों को देखा जाएगा। ठीक है, लोकसभा पर आधारित सारे क्वेश्चनों को देखते हैं और डिस्कस करते हुए चले जाते हैं। लोकसभा की जो अधिकतम संख्या है कितना है, 552 लोकसभा की अधिकतम संख्या है, निर्धारित की गई है। इनमें से 530 जो कि स्टेट से हैं और 30 जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश के जो प्रतिनिधि हैं वो प्रतिनिधि होते हैं। और एंग्लो इंडिया को तो आपको पता है, जो 2 सदस्यों को नामित किया जाता था, इसको 25 जनवरी 2020 को इसको निष्प्रभावी कर दिया गया। ठीक है, तो राज्यों के प्रतिनिधि के विषय में देखते हैं। जो राज्यों के प्रतिनिधि हैं लोकसभा में जो राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से आते हैं, जिनका चुनाव जो कि होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है। उनको भारत के हर नागरिक जिनकी उम्र 18 से ऊपर होता है, उनको वोट कर सकता है। ठीक है, और जो कि पहले 21 वर्ष था, जो कि इसको हटा दिया गया 61वें संविधान संशोधन 1988 के तहत इसको हटा करके 21 वर्ष से करके 18 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, तो यही है। और लोकसभा का निर्वाचन अगर देखा जाए तो निर्वाचन प्रणाली के विषय में,
तो लोकसभा का जो प्रत्यक्ष निर्वाचन कराने के लिए सभी राज्य जो कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया गया है। और लोकसभा में जो सीटों का आवंटन होता है प्रत्येक राज्य की ऐसी रीति से किया जाता है कि जहाँ पर स्थानों की संख्या उस राज्य की जनगणना का अनुपात जो कि सभी राज्यों के लिए एक साध्य होगी। ठीक है, मतलब कुल मिला के यह है कि 60 लाख से कम नहीं हो, 60 लाख से कम हो, कुल मिला के यह है। ठीक है, तो यही सब है। अब इसको देखते हैं क्वेश्चनों को, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु जो कि 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट, 25 वर्ष होनी चाहिए जो कि संविधान के अनुच्छेद 84 के उपखंड ख में लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए जो न्यूनतम आयु 25 वर्ष रखा गया है। वहीं पर अगर राज्यसभा में बात किया जाए तो राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए जो न्यूनतम आयु है 30 वर्ष है। देखिए, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई है। ये तब तक नहीं बदली जाएगी जब तक एक विशेष वर्ष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ग विशेष है वर्ष जो कि 2026 तक इसको चेंज नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ देखिए, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या जो कि अधिकतम है 550 अधिकतम संख्या है। ठीक है, और इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का जो सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है 20 है। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व जो कि कितना है 20 है टोटल। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई और 31वें संविधान संशोधन जो कि वर्तमान में लोकसभा के सदस्य की अधिकतम जो संख्या है 550 है। ठीक है, अधिकतम संख्या कितना 50, 550 से कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों की संख्या या लोकसभा की सीटों का राज्य के मध्य आवंटन 1971 के जनगणना के आधार पर है। ठीक है, इसको देखा जाए तो जो कि संविधान के अनुच्छेद 81 और 82 के अनुसार लोकसभा में जो सीटों का राज्य के मध्य आवंटन 1971 के अनुसार किया गया। और यह व्यवस्था जो कि पहले वर्ष 2000 तक के लिए था, लेकिन फिर से बढ़ाया गया इसको 84वें संविधान संशोधन द्वारा, इसको जो कि 2001 में इसको बढ़ा करके 2026 के पश्चात जो पहली जनगणना होगी तब के लिए संशोधित न किए जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, लोकसभा में राज्यों की सीटों की आवंटन जो होती है, आवंटन होता है जनसंख्या के आधार पर आवंटन होता है। इन राज्यों की लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है। वो है अरुणाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड और सिक्किम। 4 राज्यों में SC ST के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है, जो कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड और सिक्किम है। क्लियर हुआ? इसके अलावा देखते हैं, राज्यों में अनुसूचित जनजाति और के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित जहाँ पर नहीं है वह है सीट जो कि अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जो कि अनुसूचित जनजातियों के लिए, जो कि ST कम्युनिटी जिसको बोलते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स, उनके लिए स्थान आरक्षित नहीं किया गया है। ठीक है, देखिए, इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट, यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा में आवंटन संख्या जो कि 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हेतु जो आरक्षित स्थानों की संख्या होगी 10 होगी, जो कि पश्चिम बंगाल में टोटल 42 सीट है, उसमें SC के लिए जो सीटों का आवंटन किया गया है 10 किया गया है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या टोटल 84 है, 84 सीट है जो कि लोकसभा में किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 330 के तहत अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया, जो कि सीटों का संख्या 84 है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं मध्य प्रदेश में
6 सीटें हैं, जो कि देखिए ऑप्शन के हिसाब से देखना है। इस ऑप्शन में अगर मध्य प्रदेश ही रहा होगा तो मध्य प्रदेश ही तो आएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यों में निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। वृद्धि करने से क्या संबंधित है, इसको बताना है। तो सातवां तथा 31वां संविधान संशोधन जो कि राज्य में निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। वहीं पर देखिए, लोकसभा के कार्यकाल का पूरा होने से पहले भंग कर दिया जा सकता है। और प्रधानमंत्री जो कि मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल जो कि पूरा होने से पहले इसको भंग कर दिया जा सकता है। लोकसभा के कम से कम एक सत्र बुलाए जाते हैं, वर्ष में 2 बार बुलाए जाते हैं। इसके अलावा देखते हैं, सही कथन को देखना है। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत या आह्वान कर सकता है। बिल्कुल करेक्ट है। संविधान 1 वर्ष में संसद के न्यूनतम 2 सत्रों का प्रावधान करता है। बिल्कुल करेक्ट है। 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है। जब संसद का चलना आवश्यक हो तो तीनों ही करेक्ट स्टेटमेंट। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति की संख्या जो कि कितना है, 1/10 है लोकसभा में गणपूर्ति की संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कुछ स्थानों पर सीटों की संख्या, बहुत ज़रूरी है। इससे पहले हम लोग बहुत सारी सीटों को देखे हैं। अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या है, 80 सीट उत्तर प्रदेश में है। सेकेंड नंबर पे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र जहाँ पे 48 सीट है। थर्ड नंबर पर पश्चिम बंगाल है, जहाँ पे वेस्ट बंगाल है, जहाँ पे 42 सीट है। इसके बाद बिहार आता है, बिहार में 40 सीट है। तमिलनाडु आता है, उसमें 39 सीट है। मध्य प्रदेश आता है, वहाँ पे 29 सीट है, ठीक है। ये जो कि टॉप स्टेट हैं जहाँ पे अच्छे से अच्छी सीटें आती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सीटों का भी पता होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वहीं पे बात किया जाए तो कि गुजरात में 26 है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में 29 आपको बता दिए। तमिलनाडु 39 है। असम अगर देखा जाए तो असम में 14 है। झारखंड में 14 है। सिक्किम में मात्र 1 है। मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, इस सब में 1 है, ठीक है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो सीट है उत्तर प्रदेश का है, टोटल सीट 80 है यहाँ पे। छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए, छत्तीसगढ़ में मात्र 11 सीट है। पश्चिम बंगाल में तो आपको पता है। आंध्र प्रदेश में 25 सीट हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश आपको अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में मात्र 25 सीट हैं। तो सीट आपको पूरा याद होना चाहिए। 1-2 बार रिपीट करेंगे चुनाव संबंधी, अगर न्यूज़ को आप कवर करेंगे तो बिल्कुल आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यसभा में गणपूर्ति की संख्या जो कि 1/10 होती है, ठीक है। तो अनुच्छेद दिया गया है, अनुच्छेद 100 के उपखंड 3 में लोकसभा या राज्यसभा में जो कोरम या गणपूर्ति के कुल संख्या का 1/10 भाग होता है और मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु यही सदस्य संख्या जो कि आवश्यक होता है। लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है 550, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 है। संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व जो कि संसद के दोनों सदनों में प्राप्त है। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा और विघटन के द्वारा। ये तीनों के द्वारा लोकसभा की जो बैठक है समाप्त की जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है, राष्ट्रपति के पास पावर है। और लोकसभा का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति कोरम है कुल सदस्य संख्या का 1/10वां, जो कि उपखंड 100 आर्टिकल के उपखंड 3 में दिया गया है। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। देखिए, लोकसभा व राज्यसभा में जो सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व है उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। लोकसभा में जो कि 80 सीटें हैं, सबसे हाईएस्ट हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, जो कि सबसे हाईएस्ट है। टॉप 3 है, 1, 2, 3 बोल सकते हैं। लोकसभा के स्थान जो कि राजस्थान के लिए निर्धारित की गई है 25 है। आंध्र प्रदेश राज्य और लोकसभा में प्रतिनिधित्व के विषय में देखते हैं। आंध्र प्रदेश में टोटल 25 सीटें हैं। तमिलनाडु में 39 सीटें, असम में 14 है,
छत्तीसगढ़ में 11 और पंजाब में 13 सीटें हैं। ठीक है। ज्ञात करना, जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश का भाग था तो तब वहाँ कुल सदस्य सीटों की संख्या जो कि 42 थी, किंतु तेलंगाना के पृथक हो जाने के बाद इनके मध्य सीटों का विभाजन हो गया। वर्तमान में आंध्र प्रदेश में 25 और तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं। वहीं पर देखा जाए तो लोकसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश से, गोवा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा व दादर नगर हवेली तथा दमन और दीव से लोकसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। संघ और राज्य क्षेत्रों के समूह की लोकसभा में केवल 1 सीटें हैं, वह है चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। तो संघ शासित और क्षेत्रों के समूह की लोकसभा में केवल सीट है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, डीलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या 2019 के आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा जो कि संसदीय क्षेत्र है गाजियाबाद का। वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय जो कि अधिकतम सीमा है 77 लाख का है। ठीक है। लोकसभा का पहला आम चुनाव जो कि 1952 में हुआ था। सबसे पहले इसके विषय में थोड़ा सा चुनाव व्यय के विषय में देख लेते हैं, एक डिटेल्स में अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि चुनाव व्यय हमेशा चेंज होता रहता है। अभी हाल में चेंज भी किया गया है, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो कि 6 जनवरी 2022 को लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो प्रत्याशी का चुनाव व्यय का अधिकतम सीमा जो कि 95 लाख रुपया और कुछ राज्यों में 75 लाख रुपया है। कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पे 75 लाख रुपया रखा गया है, लेकिन अधिकतम सीमा जो कि 95 लाख रुपया रखा गया है। वहीं पर अगर विधानसभा की बात किया जाए, तो निर्वाचन क्षेत्र के लिए 40 लाख रुपया रखा गया है, कितना रुपये खर्च आप कर सकते हैं। वहीं पर कुछ स्टेट ऐसे हैं जो छोटे स्टेट हैं और संघ राज्य क्षेत्र हैं, वहाँ पे मात्र 28 लाख रुपये का ही प्रावधान किया गया है कि इतना लाख रुपया कोई भी प्रत्याशी खर्च कर सकता है। ठीक है। और इसके अलावा देखते हैं कुछ और नोट्स के विषय में। देखिए, लोकसभा का जो प्रथम चुनाव हुआ था 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक चला और यह चुनाव जो कि 489 सीटों के लिए था। प्रथम लोकसभा का जो अधिवेशन हुआ था, पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ और 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावंकलर, बहुत इंपॉर्टेंट है, गणेश वासुदेव मावलंकर जो कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे और 27 फरवरी 1956 तक और इस पद पर बने रहे। पहली लोकसभा के शेष कार्यकाल के लिए तत्कालीन उपाध्यक्ष एम अनंत सैनम अयंकर लोकसभा के अध्यक्ष 8 मार्च 1956 को बने थे। ठीक है। तो कुल मिला के यही सब रहा है। अभी वर्तमान में आपको पता ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अब देखते हैं क्वेश्चनों को, क्वेश्चन के हिसाब से डिस्कस करते हैं। देखिए, लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में, जो कि हम लोग अभी डिस्कस किए हैं। और लोकसभा जिसका कार्यकाल लगभग 6 वर्ष रहा है, वह 5वीं लोकसभा जिसका कार्यकाल 6 वर्षों के लिए रहा है। ठीक है। 6 वर्षों का कार्यकाल कौन सी लोकसभा में रहा है? 5वीं लोकसभा में 6 वर्षों का कार्यकाल रहा है, जो कि अगर देखा जाए ईयर्स के वाइज तो 15 मार्च 1971 से लेकर 18 जनवरी 1977 तक कार्यकाल रहा है। ठीक है। 9वीं लोकसभा भंग किया गया था 13 मार्च 1991 को 9वीं लोकसभा भंग किया गया था, जो कि 2 दिसंबर 1989 को हुआ था और लोकसभा गठन हुआ था जो कि 13 मार्च 1991 में भंग हो गया था। 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए थे फरवरी 1998 में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए थे। लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, चूँकि आर्टिकल में दिया गया आर्टिकल 75 के उपखंड 1 में कि राष्ट्रपति लोकसभा में जो बहुमत दल के नेता होते हैं उन्हीं को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है और किसी भी सदन का नेता उस सदन का सदस्य हो सकता है, चाहे वह लोकसभा हो चाहे वह राज्यसभा का हो।
यहाँ तक कि अगर चुनाव भी नहीं लड़े हैं तो उनको भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर संसद के किसी एक सदन का उनको सदस्य बनना होगा। 6 महीने के अंदर उनको डेडलाइन तय किया जाता है। और इसके अलावा देखते हैं लोकसभा का सर्वाधिक क्षेत्रफल जो कि निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख रहा है। भारत में लोकसभा का स्पीकर जो कि चयनित किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनको चयनित किया जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं चूज, न कि इलेक्ट। इलेक्ट शब्द और चूज में बहुत डिफरेंस हो गया है। तो संविधान के आर्टिकल 93 में लोकसभा जो कि अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त रहता है तो उनके स्थान पर किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को चुनेगी। ठीक है, तो आर्टिकल 93 में दिया गया है। ठीक है, लोकसभा के स्पीकर का चयन जो कि लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है। अपने पद की शपथ नहीं लेता है लोकसभा अध्यक्ष, जो कि अपने पद का शपथ नहीं लेता है। ठीक है, क्योंकि वह पहले ही लोकसभा सदस्य या सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण ले लिए होते हैं, जैसे उसकी वजह से वह लोकसभा का जो अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते हैं। इसके अलावा देखते हैं लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपते हैं उपाध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। और इसके अलावा देखिए प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य जो कि सदस्यों को शपथ दिलाना प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य है। ठीक है, और प्रोटेम स्पीकर के विषय में थोड़ा सा देख लेते हैं, इनका क्या कर्तव्य है। जो नवनिर्वाचित सदन में जो लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव में जो कि पूर्व सदन के जो सामान्यतम वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, जो कि देखा जाता है जिनका एज काफ़ी हो गया है तो उनको प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है, जो कि नवनिर्वाचित सदस्यों को क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं, यही इनका काम होता है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं लोकसभा स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल तब करते हैं जब वोट बराबर होने के नाते, जो कि टाई होने के कंडीशन में अपना वोट का प्रयोग करते हैं, जिनको बोलते हैं कास्टिंग वोट, जो कि आर्टिकल 100 के उपखंड 1 में दिया गया है कि लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट जब भी निर्णायक कंडीशन रहेगा तब अपना प्रयोग करेंगे। जब किसी विषय के संदर्भ में मतदान में सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों के वोट बराबर होने के कारण टाई होने की स्थिति हो, तब जाकर आर्टिकल 96 के उपखंड 2 में उनसे पद से हटाने के प्रस्ताव पर प्रथमतः मत देने का हकदार है, किंतु मत बराबर रहने की दशा में मत देने का हकदार नहीं है। संविधान के एक अनुच्छेद उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा, जो कि आर्टिकल 100 में है। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष होता है जीवी मावलकर, जो कि होते हैं लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके विषय में हम लोग स्टार्टिंग में ही देख लिए हैं, जीवी मावलकर। और इसके बाद देखते हैं लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हो गया प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव, जीवी मावलकर ही हैं कि जो कि पहले अध्यक्ष बने थे और उनके विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया था, लेकिन हालांकि इसको रिजेक्ट कर दिया था। प्रथम महिला स्पीकर जो कि मीरा कुमार थी, और लोकसभा के पिछले उपाध्यक्ष थे जो कि 2019 तक रहे हैं, वर्तमान में 2021 में लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद रिक्त है। तो देखिए डॉक्टर एम थाम्बीदुरई जो कि लोकसभा के पिछले उपाध्यक्ष थे। इसके अलावा देखिए यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वो मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। प्रथम जनजातीय लोकसभा के अध्यक्ष थे PM संगमा। प्रथम जनजाति लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से इनकी देखरेख में कार्य करता है, लोकसभा अध्यक्ष की देखरेख में कार्य करता है लोकसभा सचिवालय। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, लोकसभा चुनाव के मामले में जो सामान्य वर्ग के उम्मीदवार और SC/ST के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली जो जमानत राशि है, 2010 में निर्वाचन आयोग द्वारा अगंभीर प्रत्याशियों की संख्या
कम करने हेतु जमानत राशि बढ़ा दिया गया है, क्योंकि लोकसभा में चुनाव में जो सामान्य वर्गों के लिए जमानत राशि 25,000 रुपये रखा गया है, वहीं SC/ST के लिए 12,500, वहीं राज्य विधानसभा में सामान्य वर्गों के लिए 10,000 और SC/ST कम्युनिटी के लिए राज्य विधानसभा में 5,000 रुपये, जो कि जमानत राशि के रूप में पहले ही जमा करना होता है इनको। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि टोटल पड़े वोटों का 1/6 वोट अगर न पा पाएँ। मान लीजिए अगर 100 वोट मिला है, उसमें से 6 वोट 1/6 मतलब कि लगभग 33 नहीं, 6 एक कम 6 4 6 1 36 मतलब लगभग 16, ठीक है, 16 पॉइंट समथिंग वोट अगर न मिले तो समझ लीजिए कि वो अपना जमानत राशि खो देंगे और उनको जो पैसा था 25,000 रुपया वो वापस नहीं मिलेगा। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है द्वितीय वाचन में। सेकेंड वाचन जब होगा तो जाकर उस पर आम बहस होती है। निम्न शक्तियाँ लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप प्राप्त है, जो कि धन वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में, मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को मान्यता दी गई है। 1969 में मान्यता दी गई है नेता प्रतिपक्ष के रूप में। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर को, देखेंगे राज्यसभा को, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो राज्यसभा के विषय में सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग। राज्यसभा जो कि संसद के उच्च सदन को ही राज्यसभा बोला जाता है, उच्च सदन को ही, और इनकी अधिकतम संख्या जो कि 250 निर्धारित की गई है। आर्टिकल 80 मतलब अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कुल मिलाकर 238 से अनधिक निर्वाचित जो कि अप्रत्यक्ष रूप से सीटों का आवंटन किया गया है। वहीं 12 ऐसे कैंडिडेट हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये जो कि मनोनयन किया जाता है, जो कि किसी एक ऐसे पार्टिकुलर क्षेत्र के सदस्य होते हैं, जो कि जैसे मान लीजिए साहित्य हो गए, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, ठीक है। तो उनमें विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होता है, तो उनको राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत किए करते हैं राज्यसभा में। और राज्यसभा के लिए जो निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार ही एकल संक्रमणी मत के द्वारा इनका चुनाव होता है, निर्वाचन होता है। राज्यसभा को सबसे इम्पोर्टेंट, राज्यसभा को कभी भी विघटन नहीं किया जा सकता, मतलब इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। राज्यसभा सबसे इम्पोर्टेंट यही है। कई बार क्वेश्चन आया है कि राज्यसभा को विघटन कर सकते हैं या नहीं, तो इसको विघटन नहीं कर सकता। एक अस्थायी सदन है ये, इसको विघटन नहीं किया जा सकता। और राज्यसभा के जो 1/3 सदस्य होते हैं, 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में अपनी समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उनकी समाप्ति 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाती हैं। और इन सदस्यों को जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों के लिए किया जाता है। और इनका न्यूनतम आयु हमको पता है 30 वर्ष, जबकि लोकसभा में सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति जिनको बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जो कि क्या होते हैं, इसके पदेन सभापति होते हैं, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा कुछ और पॉइंट को देखते हैं। जब राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति होते हैं राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, तब राज्यसभा का जो सभापति के रूप में कोई वेतन या भत्ता उनको नहीं मिलेगा। और इस अवधि में जैसे ही वह राष्ट्रपति का कार्य करेंगे, तो उपराष्ट्रपति जो थे, अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो राष्ट्रपति का कार्य करेंगे उपराष्ट्रपति, तो उनके वेतन और भत्ता जो राष्ट्रपति को मिलता था वही इनको वेतन और भत्ता मिलेगा, ठीक है। और राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक को उपसभापति चुनती है। उपसभापति अपना त्यागपत्र जो कि किसको देता है, सभापति को देते हैं। और उपसभापति राज्यसभा को बहुमत से हटा सकती है। उपसभापति को राज्यसभा जो कि अपने बहुमत से पारित करके उनको हटा सकती है। जब सभापति का पद रिक्त हो जाता है, सभापति का पद रिक्त होता है, तो उस समय उपसभापति
पद के कर्तव्यों का पालन करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी कारणवश राष्ट्रपति नहीं है और उनका जो निर्वहन है उपराष्ट्रपति को करना पड़ा, तो वहाँ पर रिक्त हो गया पद, तब वहाँ पे जाकर सभापति जो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी होंगे, पीठासीन होंगे और पदेन सभापति के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है। राज्यसभा में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व होता है उनके जनसंख्या के हिसाब से ही होता है। 2003 में लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था दिया गया कि कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। पहले ऐसा नहीं था, चाहे वह किसी भी राज्य के संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता हो। तो ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए कोई असम का है तो अगर उत्तर प्रदेश के राज्यसभा में सीटों में उसको जगह दी जा रही है तो हो सकता है ऐसा, जबकि पहले ऐसा नहीं था। 2003 में इसको संशोधन किया गया। ठीक है। बहुत सारा पॉइंट है, इसको याद रखने की ज़रूरत है। वहीं पर आर्टिकल 312 को देखा जाए तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा का एक एकांतिक शक्ति है। ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारा पॉइंट है, इसको आप याद रखिए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा में होते हैं अधिकतम 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य जो होते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किया जाता है, जो कि साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में बहुत ही अपार अनुभव रखते हों, उनको चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो 238 सदस्य जो कि संघीय राज्य क्षेत्र और राज्यों से चुने जाते हैं, वहीं पे 12 सदस्य जो कि मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो वर्तमान में 245 ही सीट हैं, जिसमें से 225 सदस्य राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा और 8 सदस्य जो कि संघीय राज्य क्षेत्र मतलब कि दिल्ली हो गया और 1 पुडुचेरी से और 4 जम्मू कश्मीर से। ठीक है। वहीं 12 सदस्य जो कि मनोनयन किए जाते हैं। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व दिया गया है, उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान के आधार पर राज्यों का प्रतिनिधित्व दिया गया है। राज्यसभा के सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुना जाता है और इनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। यह एक राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसको विघटित नहीं किया जा सकता है। और हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो कि सेवानिवृत्त होते हैं। और हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें से 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, जो कि हम लोग डिस्कस किए थे स्टार्टिंग में ही। ये सब क्वेश्चन जो कि प्रीवियस का क्वेश्चन है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, बिल्कुल ही करेक्ट है। और उनके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, बिल्कुल ही करेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। राष्ट्रपति जो कि 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं राज्यसभा में, जो कि कला, विज्ञान, समाज सेवा, साहित्य से अपार अनुभव रखते हैं, उनको मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किया जाता है, चुना जाता है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में सही कथन बताना है। उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। उसे किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। किसी भी संसदीय क्षेत्र, कोई ज़रूरी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अगर उनको राज्यसभा में चुना जाना है तो उत्तर प्रदेश का ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। अगर असम के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता में उनका नाम है तो वह उत्तर प्रदेश के भी राज्यसभा के सीट में चुनाव लड़ सकते हैं या उनको चुना जा सकता है। राज्य के अंतर्गत लाभ का जो पद धारित नहीं होना चाहिए, ये भी इसमें स्टेटमेंट सही है। किसी भी लाभ का पद नहीं होना चाहिए। राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है, जो कि एकांतिक शक्ति बिल्कुल ही अलग है। वह है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, जो कि अधिकार है राज्यसभा के पास। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राज्यसूची के विषय में या राज्यसूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति की संसद की शक्ति के बारे में क्या कथन सही है? राज्यसभा को घोषित राज्य करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है, और राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा।
और ऐसा विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भी भाग के लिए बनाई जा सकती है। इसके अलावा देखते हैं राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प हो, राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया गया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि सही कथन को बताना है। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की शक्ति निहित नहीं है। ये बिल्कुल ही करेक्ट है। धन विधेयक ऐसा चीज़ है कि सबसे पहले राष्ट्रपति के स्वीकृति के बाद ही पेश किया जाता है। तो राष्ट्रपति सबसे पहले स्वीकृत कर दिए, राष्ट्रपति जैसे स्वीकृत करते हैं उसके बाद लोकसभा में इसको पेश किया जाता है। लोकसभा के पास फिर किसी के पास पावर नहीं उसको रोक सके धन विधेयक को, इतना समझ लीजिए। वहीं पर और कोई विधेयक है, ऑर्डिनरी साधारण विधेयक हो या कोई भी कानून विधेयक हो या किसी तरह का विधेयक है, उस पर लोकसभा के पारित करने के बाद चाहे वो राज्यसभा हो चाहे राष्ट्रपति हो, रोकने का पूरा अधिकार है, अनिश्चित काल के लिए रोक सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पर धन विधेयक हो, धन विधेयक की बात हो तो उसको नहीं राज्यसभा को नहीं राष्ट्रपति को रोकने का अधिकार है, क्योंकि राष्ट्रपति के सबसे पहले सहमति के बाद ही लोकसभा में बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे ही लोकसभा में बिल को पास हो गया धन विधेयक, उसके बाद राज्यसभा के पास रोकने का अधिकार नहीं है। मात्र 14 दिन को उनको टाइम मिलता है। 14 दिन तक अपनी सिफारिश सहित या तो लोकसभा को लौटा देते हैं, और लोकसभा मतलब 14 दिन के अंदर ही उस पर किसी न किसी कोई कुछ न कुछ उसमें बोलना होता है। धन विधेयक के अंदर वापस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लौटाना की बात नहीं। और कोई विधेयक रहता तो उस पर लौटा सकते हैं, साधारण विधेयक हो गया। लेकिन अगर धन विधेयक है तो उसको 14 दिन के अंदर उस पर स्टैंड लेकर उसको आगे बढ़ाना होगा राष्ट्रपति के पास। नहीं तो ऐसा समझा जाता है कि राज्यसभा से वो बिल पास हो गया 14 दिन के बाद। अगर राज्यसभा कोई स्टैंड नहीं लेता है, उस पर कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाते हैं कि 14 दिन के भीतर धन विधेयक पर, तो उसको राष्ट्रपति के पास अग्रेसित किया जाता है, क्योंकि उसको ऐसा माना जाता है कि यह बिल राज्यसभा के द्वारा पास कर दिया गया है। ठीक है, धन विधेयक पर कोई अधिकार नहीं है राज्यसभा को। ठीक है, तो इतना क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकते हैं। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा हो सकती है। तो तीनों ही कथन करेक्ट है। इसके अलावा देखिए किसी विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित किए गए या किए जाने और राज्यसभा को प्रेषित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिश लोकसभा द्वारा सिफारिश की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर ही अनिवार्यतः स्वीकार की जानी चाहिए और तत्पश्चात उन्हें विधेयक में अंगीकृत किया जाना होता है। दोनों ही करेक्ट शून है। धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है, एक गलत है, किंतु आर जो कि सही है। देखिए वह विशेषाधिकार जो भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं संसद को राज्य सूची के नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करता है। एक विशेषाधिकार है जो राज्यसभा को प्रदान है। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति जो कि आर्टिकल 249 में निहित है। संसद को राज्य सूची के विषय में या राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बनाने की शक्ति। देखिए प्रथम अभिनेत्री जो कि राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी, ये क्वेश्चन आया हुआ है, नरगिस दत्त। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत पुराना हो गया, इस तरह क्वेश्चन रिपीट नहीं हो सकता, लेकिन इतना पैटर्न आप समझ सकते हैं कि हो सकता कुछ ऐसे जो 12 नामांकन किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, मनोनयन किए जाते हैं 12 सदस्य जो कि स्पेशल होते हैं, अनुभव रखते हैं कला साहित्य विज्ञान सेवा क्षेत्र में, तो उनको उस तरह के लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। अगर वहीं पर बात करें राज्यसभा का जो अनन्य अधिकार एकांतिक शक्ति है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन के लिए, राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियां जो कि संविधान के संशोधन के विषय में प्राप्त है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है। इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन करता है। चौथी अनुसूची के बारे में हम लोग काफ़ी विस्तृत में अध्ययन किए हैं, जो क्लास लेक्चर में किए हैं। आंध्र प्रदेश में राज्यों की सीटें 11 है राज्यसभा की, महाराष्ट्र में 19 है, कर्नाटक में 12 है और 16 जो कि सीटें
पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा सीटें अगर देखा जाए तो अपने उत्तर प्रदेश, जो कि 31 सीटें हैं, 31 सीटें जो कि उत्तर प्रदेश में हैं, ठीक है। तो पहले 34 था, जैसे ही उत्तराखंड बना इसमें से 3 सीटें जो कि उत्तराखंड को चला गया, तो 31 सीटें कितना हो गया, उत्तर प्रदेश को हो गया, ठीक है। वहीं पे बिहार में अगर सीटों की संख्या देखा जाए तो बिहार में 22 सीटें हैं, 22 सीटें थी उस समय, लेकिन अभी 16 सीटें हैं, ठीक है। 16 सीटें बिहार में हैं, तो काफ़ी चेंज किया गया है। आंध्र प्रदेश में 11 हो गया, महाराष्ट्र में 19 हो गया, कर्नाटक में 12, पश्चिम बंगाल में 16, उत्तर प्रदेश में 31 हो गया, बिहार में 16 हो गया, ठीक है। तमिलनाडु में देखिए 18 हो गया, गुजरात में 11, राजस्थान में 10, मध्य प्रदेश में 11, बिहार में 16, केरल में 9 राज्यसभा की सीटें हैं, उड़ीसा में राज्यसभा की सीटें 10 है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 31 है। देखिए छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर में से कहाँ राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है, वह है हिमाचल प्रदेश। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति, पद अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति होते हैं इसका पदेन अध्यक्ष। और किस सभा या संसद का, सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, वह है राज्यसभा। राज्यसभा का जो सदस्य नहीं होते हैं अध्यक्ष के रूप में, इसके जो होते हैं वह है उपराष्ट्रपति, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राज्यसभा के वर्तमान सभापति जो कि वेंकैया नायडू थे, अभी नहीं है, अभी धनखड़ हो गए हैं। इसके अलावा देखते हैं राज्यसभा की निश्चित अधिकतम सदस्य संख्या 250। राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन कर सकती है या करती है तो तत्पश्चात होगा लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या न करे, और इस विधेयक पर आगे की कार्रवाई कर सकती है। तो धन विधेयक में संशोधन करती है तो तत्पश्चात होगा। राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो वो लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किया गया 1952 में, राज्यसभा का पहला गठन किया गया। भारतीय संसद आपको पता है दोनों सदनों से मिलकर बनती है, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इनके सदस्यों की संख्या आपको पता है 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए, और इसका विघटन भी नहीं किया जाता है। और 1/3 सदस्य जो कि हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त किए जाते हैं। पहला जो गठन हुआ था 3 अप्रैल को हुआ था, 1952 को हुआ था, और पहली बैठक जो हुई थी 13 मई को हुई थी। 13 मई को 1952 को पहली बैठक हुई थी, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कार्य संचालन और विधायी प्रक्रिया को नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो। देखिए इस चैप्टर में देखेंगे कार्य संचालन और विधायी प्रक्रिया के विषय में देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जो ये है संसद। इससे पहले हम लोग संसद का पार्ट 1 जो कि लोकसभा फिर राज्यसभा, अभी हम लोग देखेंगे जो कार्य संचालन और विधायी प्रक्रिया है उसको देखेंगे। आपको पता है संसद जो कि एक उच्चतम विधायी संस्था है, उच्चतम विधायी संस्था है कौन, संसद। और संविधान में संशोधन का अधिकार संसद को प्राप्त होता है। तो समझ लीजिए सबसे बड़ा संस्था है अगर विधायी संस्था कोई है तो वह है संसद। और भारत के संविधान के जो आपको पता है कि जो संशोधन की प्रक्रिया है आर्टिकल 368 के तहत दिया गया है, जो कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है जितना उसके पास शक्ति है, इसलिए उसको बोला गया है सबसे उच्चतम विधायी संस्था संसद को। और संसद के 2 सत्रों के बीच जो समय होता है, अंतराल होता है, जो कि चलने का समय अंतराल होता है 6 महीने का आधिकारिक रूप से समय दिया रहता है, ठीक। आधिकारिक रूप से समय जो कि 6 महीना 6 मंथ उसको बोल सकते हैं, ठीक है। और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तो आपको पता है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, इनको क्या बोलते हैं, संसद के अधिकारी बोलते हैं। इसके अलावा अगर कोई संसद 60 दिन तक अपने मतलब उसमें अनुपस्थित रहता है, भाग नहीं लेता है संसद की कार्रवाई में, तो उसकी सदस्यता जो कि समाप्त की जाती है, समाप्त की जा सकती है।
अगर बिना बताए तक 60 दिन तक रहता है। हो सकता है कि उसकी तबीयत नहीं सही है और बता कर जा रहा है तो फिर उसकी उस समय उसको छूट मिलती है इस तरह का चीज़ें का। लेकिन अगर वो बिना बताए 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी सदस्यता पर खतरा मंडराती है और उनका सदस्यता भी रद्द हो सकता है। भारत के संविधान के जो कि आर्टिकल 105 में दिया गया है कि संसद के सदस्यों को जो विशेषाधिकार के बारे में निर्धारित करता है, जो कि आर्टिकल 105, वहीं पर आर्टिकल 253 बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संधि को संपूर्ण भारत में या उसके किसी भी भाग में लागू करने के लिए संसद जो कि राज्य सूची के विषय में भी कानून बना सकती है। समझ लीजिए सेंटर के पास कितना पावर है या संसद के पास कितना पावर है। अगर राज्य नहीं भी चाहते हुए भी राज्य के ऊपर कानून बना सकती है, बशर्ते उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि का विषय होना चाहिए। तो उस राज्य की सूची में भी बिना सहमति के राज्य के कानून बना सकती है, इतना पावर है। और संसद का अध्यक्ष को पता है किसी भी सदस्य को बोलने से रोक देता है या रोक सकते हैं और किसी अन्य को बोलने के लिए कह सकते हैं, उनके पास इतना पावर है। और इसी घटना को बोलते हैं यील्डिंग द फ्लोर या बैठ जाना, इसको बोलते हैं यील्डिंग द फ्लोर या बैठ जाना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यील्डिंग द फ्लोर, ठीक। और संसद के किसी सदस्य द्वारा वह जिस दल से चुनकर आया होता है उसका त्याग एक दूसरे में शामिल होने को बोलते हैं पक्ष त्याग या क्रॉसिंग द फ्लोर। आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ। 0 आवर, जो कि किसी और संविधान से नहीं लिया गया, ये भारत के संविधान से खुद में निहित है। 0 आवर या इसको बोलते हैं शून्यकाल, ये भारत के संविधान से ही है। इसमें एक क्या है कि 1 घंटे का समय अवधि को तय किया जाता है, खासतौर से दोपहर में 1 घंटे का समय अवधि तय किया जाता है, जो कि 12 से 1 बजे के बीच में, जो कि लोकसभा में है। वहीं पर राज्यसभा में समय का अलग होता है, ठीक है। दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक, दोपहर के ही 1 बजे तक समय काल 1 घंटे के लिए दिया जाता है, उसी को बोलते हैं शून्यकाल, ठीक है। इसमें किसी भी तरह का जो क्वेश्चन को आप उठा सकते हैं। और इसके अलावा आर्टिकल 109 के विषय में देखा जाए तो 109 के उपखंड 1 में, जो कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, कि धन विधेयक लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। धन विधेयक राज्यसभा में कभी भी नहीं, किसी भी हालत में उसको लौटाया नहीं जा सकता है। हर हाल में राज्यसभा में पास किया जा सकता है धन विधेयक को। धन विधेयक सबसे पहले पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति लेना होता है। राष्ट्रपति की सहमति के बाद लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद राज्यसभा में आता है, राज्यसभा के बाद फाइनली राष्ट्रपति के पास आता है। और राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि उसको वापस कर दे, क्योंकि राष्ट्रपति सबसे पहले सहमति ही दिया था, तो उसको वापस करने का भी शक्ति नहीं राष्ट्रपति के पास। ओनली धन विधेयक के मामले में, और कोई विधेयक है तो उसमें पूरी शक्ति है राष्ट्रपति को, चाहे वापस कर सकता है या तो अपने यहाँ बनाए रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब राष्ट्रपति के अंदर पावर है। लोकसभा द्वारा जो धन विधेयक है राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है, अगर 14 दिन तक वो कोई डिसीजन राज्यसभा नहीं लेता है तो, ठीक है। मात्र 14 दिन का समय सीमा दिया जाता है राज्यसभा को, उसके ऊपर समय नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट देखिए आर्टिकल 108 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ गया, इसको स्टार मार्क लगा लीजिए। जो कि संसद के दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बैठक एक साथ होती है, उसी को बोलते हैं संयुक्त अधिवेशन। कि ये संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन जो कि आर्टिकल 108 के तहत होता है। जब किसी विधेयक, धन विधेयक को छोड़कर, धन विधेयक या आर्टिकल 368 जो कि संशोधन से संबंधित है, इस दोनों विधेयक को छोड़कर जितने भी विधेयक है उसके लिए संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाता है। अगर इस दोनों विधेयक, जो धन विधेयक और संविधान संशोधन से तहत जो विधेयक है, इसको छोड़कर अन्य सब विधेयक पर अगर किसी भी विधेयक में मतभेद है तो उस समय संयुक्त अधिवेशन जो कि आर्टिकल 108 के तहत बुलाया जाता है। और इसका अध्यक्षता कौन करता है? इसका अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं, या अध्यक्ष बोल सकते हैं, स्पीकर बोल सकते हैं, इसकी अध्यक्षता यही करते हैं। लेकिन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता जो कि करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अब तक 3 बार ऐसा केस आ चुका है कि अध्यक्षता बुलाया गया है, जो कि 1961 में जो दहेज प्रतिषेध या दहेज निरोधक विधेयक पर, 1978 में बैंक
सेवा अधिनियम या आयोग पर। वहीं पर 2002 में जो कि पोटा के लिए बैठक बुलाई गई थी, उस पर मतभेद था, उसके लिए बुलाई गई थी, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर कोई भी विधेयक धन विधेयक है, उसको कौन पता करता है कि धन विधेयक है कि नहीं? तो लोकसभा का अध्यक्ष डिसीजन लेता है कि यदि विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। तो लोकसभा के अध्यक्ष के पास पावर होता है, ठीक है। और ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन को। हम लोग बहुत सारे देख लिए हैं पॉइंट को, अब क्वेश्चन को देखते हैं, 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक वर्ष में कम से कम बैठक होना आवश्यक होता है। एक वर्ष में बैठक जो कि होना आवश्यक होता है 2 बार। और संसद के दोनों सत्रों के बीच जो आधिकारिक अंतराल कितने महीने का होना चाहिए? तो आधिकारिक अंतराल जो कि 6 महीने का होता है, ठीक है। 6 महीने के बाद 6 महीने तक हर हाल में किसी न किसी तरह से कराना पड़ता है बैठक को, ठीक है। दोनों क्वेश्चन हो गया, दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत राष्ट्रपति अभिभाषण देता है, जो कि एक साथ समन्वित संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण देते हैं राष्ट्रपति। ये कब होता है? जब नया जो साधारण निर्वाचन के बाद जो पहला निर्वाचन होता है, उसके बाद जो पहली बैठक होती है, या प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में भी राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए इसको देखते हैं। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन को सदस्य नहीं होगा। राष्ट्रपति खुद में ही खुद एक संसद का पार्ट होते हैं, जो कि लोकसभा होता है, फिर राज्यसभा होता है, फिर राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर इस संसद का निर्माण होता है। तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति किसी भी संसद या किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनती है। भारतीय संसद बनती है लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, ठीक है। ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसके अलावा संसद के अधिकारियों में सम्मिलित होता है लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लोकसभा और महासचिव लोकसभा और सभापति उपसभापति राज्यसभा के, ठीक है। तो ये लोग क्या हैं? संसद के अधिकारी हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद विधानसभा के किसी भी सदस्य का सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए बिना 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। तो नेक्स्ट देखिए। सर्वप्रथम एक सांसद विधेयक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा है। तो वह है राज्यसभा, ठीक है। इसको हम लोग डिस्कस कर लिए थे, तो हम लोग बस क्वेश्चन देखते हुए चल रहे हैं। संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है आर्टिकल 105। एक और सही कथन को देखते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। संसद निरर्हता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निरर्हताओं से छूट देता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। उपयुक्त अधिनियम अब तक 5 बार संशोधित किया गया है और लाभ का पद भारत के संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाभ का पद जो कि भारत के संविधान में निर्धारित नहीं किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद के 122 के तहत न्यायालय संसद की कार्रवाई में जो कार्रवाई की जांच होता है उसको प्रतिबंधित करता है आर्टिकल 122 के तहत। तो संसद समझे एक तरह से उच्च विधायी संस्था है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है। किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों को बिगाड़ा हुआ वर्णन देता है, तो उसके खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है। देखिए, संसदीय विशेषाधिकार संसद के दोनों सदनों या उनकी समितियां या उनके सदस्यों को प्राप्त विशिष्ट अधिकार, जो कि कुछ छूट प्राप्त है, इसको भी 2 वर्गों में बांटा गया है। जो कि वे संसद जो संसद के प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप से प्रयोग किए जाते हैं या जो व्यक्तिगत रूप से संसद सदस्यों का उपयोग करता है, ये सब चीज़ें हैं। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को
वही पर देखिए सही कथन को देखिए, किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संविधानीय वर्जना नहीं है, केवल राज्यसभा में ही नहीं केवल लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। ये सही कथन है। इसके अलावा देखिए संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकते हैं, जो कि बिल्कुल कौन से मसले पर बोल सकते हैं। तो जो भी हम लोग बताए कि अगर अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु इस तरह का चीज़ें हैं तो संसद जो कि बिना किसी अनुमति बिना किसी राज्य सरकार की अनुमति को संसद जो कि राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। वहीं पर अगर संबंधित राज्य की सहमति से या राष्ट्रीय आपात या राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की अवस्था में कानून संसद बना सकती है, या राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पर पारित करे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 4 केस बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों केस में संसद बिना राज्य के विषय में सोचे समझे या राज्य के सरकार से सहमति लिए बिना उसके खिलाफ या उसके पक्ष में या विपक्ष में जैसे भी कर सकते हैं कानून बना सकती है, जो संसद के अधिकार देता है, जो कि बहुत ही बड़ी बात होती है। तो अपने आप में संघ के पास एक अलग ही पावर है, एक उच्च अस्थायी संस्था बोल सकते हैं, विधायी संस्था बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग या संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। संविधान की विषय सूची में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून बना सकती है संसद। ऐसी क्रियाविधि जो धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी, जिसे एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका है किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया है, वह क्रियाविधि है जो कि यह पारित समझा जाएगा कि यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार करे या स्वीकार करते हुए पास कर दे तो, ठीक है। धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? स्पीकर प्रमाणित करता है। संसद या सदन का अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना को बोलते हैं यील्डिंग द फ्लोर या बैठ जाना बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए शून्यकाल संसदीय व्यवस्था की देन है, या भारत की व्यवस्था है, जिसको हम लोग देखें तो लोकसभा में 12 से 1 के बीच में समय सीमा निर्धारित किया जाता है। इसमें क्वेश्चन करने का समय होता है, इसी को बोलते हैं शून्यकाल या 0 आवर्स बोलते हैं, ठीक है। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितने घंटे की हो सकती है? 1 घंटे की हो सकती है। अगर वहीं देखिए राज्यसभा की बात किया जाए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा में जो समय सीमा 0 आवर्स को तय किया जाता है, 11 से 12 बजे के बीच में 0 आवर का तय किया जाता है, जबकि लोकसभा में 12 से 1। तो इसमें क्या होता है कि जो शून्यकाल शब्द है, किसी भी तत्काल आवश्यक जो जनहित के मामले को उठाने के लिए समय सीमा को निर्धारित किया गया है, ठीक है। और अब देखते हैं क्वेश्चन। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्न उत्तर संस्था या प्रश्न उत्तर सत्र, और अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकते हैं, जो कि आर्टिकल 253 के अंतर्गत है। सही कथन, धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, तो 14 दिन के अंदर उसको पारित माना जाता है। धन विधेयक प्राप्त होने के बाद इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए 14 दिन के अंदर। इसको हम लोग डिस्कस किए हैं। यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी तो इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? तब होगा कि संयुक्त सत्र जो कि यथासमय आहूत होगा। विघटन से कोई मतलब नहीं रहेगा। जब संयुक्त सत्र की अगर अधिसूचना जारी हो जाती है और उसी समय लोकसभा विघटित हो गई, मतलब लोकसभा या तो कोलैप्स हो गई या तो ऐसा होता है कि चुनाव का अवधि कंप्लीट हो गई, नया सेशन आ गया, लेकिन जो संसद का संयुक्त सत्र है उसी समय आउट होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। देखिए जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट या रेफर किया जाता है तो इसे पारित माना जाता है या पारित किया जाना होता है। उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा उसको पारित माना जाता है। संसद की दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर, जबकि बुलाता कौन है? राष्ट्रपति इनको बुलाता है, ठीक है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है एक साधारण विधेयक पर विचार करने के लिए
और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में अगर मतभेद हो, दो तरह के विधेयक को छोड़कर, एक तो धन विधेयक और अगर आर्टिकल 368 जो कि जिसमें संविधान संशोधन के विषय में बात होती है, ठीक है, इस दोनों विधेयक के विषय में छोड़कर और सब विधेयक में संयुक्त अधिवेशन का आयोजन किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सही कथन बताना है। भारत के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है, अनुच्छेद 108 में किया गया है। लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक 1961 में हुई थी। भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग बिल को पारित करने के लिए हुई थी। वहीं पर देखिए भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई है दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। देखिए लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक साधारण विधि निर्माण, जिसको बोलते हैं सामान्य विधेयक को पारित करने की स्थिति में बुलाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कोई कानून विधेयक रखा जाता है संसद के या दोनों में से संसद के एक पटल पर। सही कथन देखिए, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर व्यापक लैप्स नहीं होता है, और राज्यसभा में कोई लंबित विधेयक है जिससे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यापक नहीं होगा। सही कथन को देखिए, इसमें ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन कथन है, ये IAS का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, UPSC। देखिए जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं होता है, इनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। भारत के संचित निधि पर भारित नहीं है। संचित निधि पर भारत के जो प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। और भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला जो अनिवार्य व्यय भार नहीं है, वही है भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन। ठीक है, इसी तरह उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते संचित निधि पर भारित नहीं है। और देखिए भारत के संचित निधि से निकालने के लिए अनुमोदन अनिवार्य होता है। अगर भारत की संचित निधि, जिसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसमें से आप 1 रुपये भी निकाल रहे हैं तो उसके लिए संसद का या भारत की संसद का अनुमोदन होना अनिवार्य होता है। ठीक है, और जो कि आर्टिकल 114 के तहत निहित है। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रीय व्यय कर सकते हैं संसदीय स्वीकृति से पूर्व। करों और सरकारी कामकाज के निर्वहन में हुई प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है, भारत की संचित निधि में जमा होता है। संविधान में धन विधेयक को परिभाषित किया गया 110 के अंतर्गत, आर्टिकल 110 के अंतर्गत धन विधेयक को जगह दिया गया है। और लोकसभा अध्यक्ष जो कि धन विधेयक है या नहीं है, लोकसभा का डिसीजन अंतिम निर्णय होता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। संसद में जो धन विधेयक पुनः स्थापित किया जाता है केवल लोकसभा में। धन विधेयक के मामले में अगर किसी के पास सबसे ज़्यादा पावर है तो वो है लोकसभा। ठीक है, लोकसभा के पास। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। धन विधेयक के बारे में सही कथन को बताना है। तो देखिए इसमें क्या है। लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय लेने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं। लोकसभा पारित किसी भी धन विधेयक का राज्यसभा द्वारा 14 दिन के अंदर लौटाना जाना और विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति किसी भी धन विधेयक को लोकसभा को पुनर्विचार या पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति के अनुमति के बाद ही लोकसभा में धन विधेयक को इंट्रोड्यूस या सबसे पहले बजट बिल को पेश किया जाता है, धन विधेयक बिल को। सही कथन देखिए, धन विधेयक के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, बिल्कुल करेक्ट है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिन के अंदर धन विधेयक को पारित करना होता है। अगर नहीं पारित करता तो ऐसा माना जाता है कि 14 दिन के बाद कि राज्यसभा द्वारा पारित किया गया है। राज्यसभा किसी धन को विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है, वो भी मात्र 14 दिन के अंदर। उसके बाद
फिर नहीं लौटाया तो इसका माना जाता है कि क्या हो गया है, पारित समझा जाता है। वे विषयक जिन्हें धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित किया गया है वह है कर से संबंधित उपबंध, उधार ऋण लेने से संबंधित उपबंध और संचित निधि आकस्मिकता निधि की अभिरक्षण से संबंधित उपबंध। कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में सही है। बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता है। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है और संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर में वृद्धि करने की भी शक्ति प्राप्त नहीं है। इसी तरह देखिए भारत के लोक वित्त पर संसदीय विधेयक रखने के काम आने वाली जो विधियां हैं इसको देखते हैं। देखिए संसदीय नियंत्रण में रखने वाले काम आने वाली जो विधियां हैं वह संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना, विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना और अनुपूरक अनुदानों तथा लेखानुदान का प्रावधान और संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना, ये चारों ही इसमें राइट आंसर हैं। संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है केंद्रीय वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर सकता है या कर देता है। व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है व्यापार, व्यवसाय और वृत्ति कर के अंतर्गत। वहीं पर देखिए आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है जो कि आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। वोट ऑन अकाउंट जो कि संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है जो कि निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए वोट ऑन अकाउंट संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। इसके अलावा देखिए कुछ और क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं इस चैप्टर का। लेखानुदान बना है जो कि बजट पारित होने वाला लंबे होने के कारण विधि या निधि आवंटन हेतु लेखानुदान का निर्माण किया गया है। ठीक है, और इसके अलावा देखिए लेखा के लिए वोट जिसको बोलते हैं लेखानुदान आवश्यक है जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर ही पारित होने की आशा नहीं होती है तो उस समय लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है। ठीक है, और आर्टिकल 116 के तहत जो विनियोग विधेयक है या बजट के समय सीमा के अंदर पारित न होने की स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा को लेखानुदान के माध्यम से जो निश्चित अवधि के लिए या कुछ समय के लिए भारतीय संचित निधि से अग्रिम निधि प्रदान करने की शक्ति प्रदान है जो कि आर्टिकल 116 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क लगा लीजिए। ये जो क्वेश्चन आया है यूपीपीसीएस और बीपीएससी 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, 2 का 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है क्योंकि इसके अलावा यूपी लोअर पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच जो अंतर होता है ये देखिए आईएएस के 2011 में क्वेश्चन है। ठीक है, लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवृत्ति दोनों ही सम्मिलित होते हैं। व्यय का अनुमान भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है जो कि अनुदान के अनुरोध के रूप में रखा जाता है। भारत सरकार द्वारा धन विधेयक संसद में पेश किया जाता है लोकसभा में। देखिए बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना और वित्त विधेयक को पारित करना है जो कि चारों है जो कि समान विधेयक वित्तीय विधायन में सम्मिलित है। नेक्स्ट देखिए संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है जो कि एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर ऐसे कराधान विधेयन जिनके राज्यों का हित निहित हो या राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने संबंधित विधेयक पर या धन विधेयक पर, चारों में राष्ट्रपति का स्वीकृति सबसे पहले आवश्यक होता है। देखिए संघीय बजट से संबंधित क्या है, कटौती प्रस्ताव जो कि संघीय बजट से संबंधित है। ठीक है, कटौती प्रस्ताव देखिए सबसे पहले कुछ पॉइंट को देखते हैं। एक तो होता है निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव क्या होता है कि जो सरकार की दोषपूर्ण नीति है उसका आलोचना करने के लिए लाया जाता है निंदा प्रस्ताव। एक होता है ध्यानकर्षण
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ये जो कि किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर संबंधित मंत्री का ध्यान आकृष्ट करने और उसके पद और सत्ता के अनुरूप औपचारिक कथन की प्राप्ति के लिए लाया जाता है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव, जो कि बजट पेश होने पर जो अनुदान मांगा जाता है, तो उस पर बहस करने या बहस के दौरान जो संसद सदस्यों को धनराशि में वृद्धि का अधिकार नहीं होता है, तो वे मात्र कमी कर सकते हैं, और ऐसा वे कटौती प्रस्ताव के द्वारा करते हैं। और जो कि 3 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है नीति निर्मोदन कटौती, एक सांकेतिक कटौती और मित व्ययिता कटौती। 3 तरह के कटौती प्रस्ताव होते हैं। कुल मिला के यह है कि जो धनराशि उसमें कमी करने के लिए कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। एक होता है स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव जो होता है, जो कि किसी जो अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व का विषय है, तो जो सदन के सदस्य हैं उनको ध्यान आकृष्ट करने के लिए स्थगन प्रस्ताव को लाया जाता है। तो कई देखिए, निंदा प्रस्ताव को देखें, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को देखें, कटौती प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव, 4 प्रकार के प्रस्ताव को हम लोग देखे हैं। अब देखते हैं कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है, जो कि बजट प्रस्ताव में खर्च में कमी का प्रस्ताव पर प्रस्तुत करने को बोलते हैं कटौती प्रस्ताव। और देखिए, नीति निर्मोदन प्रस्ताव एक हम लोग अभी डिस्कस किए कटौती प्रस्ताव का। ये तीनों जो कि कटौती प्रस्ताव का ही भाग है। नीति निर्मोदन में होता है बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए। मितव्ययिता में होता है कि बजट की राशि में एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए। वहीं पर सांकेतिक प्रस्ताव में बजट की मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए, उसको बोलते हैं सांकेतिक प्रस्ताव। देखिए, पार्लियामेंट द्वारा 1989 में निर्मित जो कानून के अनुसार एक नागरिक के अवयस्क होने की जो कानूनी आयु है 18 वर्ष कानूनी आयु है। भारतीय राजनीति के संदर्भ में जो सही कथन है वह है, राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन या दोनों सदन के सत्राधीन न होने पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और संसद के अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा में लिया जाता है क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में। अस्थायी, अगर 2 सदस्य लोकसभा से है तो 1 सदस्य राज्यसभा से होगा, तो अस्थायी समिति में लोकसभा का मेजोरिटी होता है। वहीं पर ध्यानाकर्षण सूचना के प्रस्ताव में जो स्थगन प्रस्ताव का सीमित किया है। इसके अलावा देखिए, भारत की संसद जो कि मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है। स्थगन प्रस्ताव प्रश्नकाल अनुपूरक प्रश्नों के द्वारा। गिलोटिन का अर्थ होता है विधेयक पर बहस को बंद कर देना को बोलते हैं गिलोटिन। तारांकित प्रश्नों के विषय में सही है उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसको बोलते हैं तारांकित प्रश्न के विषय। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य जो होता है, सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने के लिए भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य है। वहीं पर देखिए, लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम 30 मामले को उठाए जा सकते हैं। वहीं पर देखिए, राजग सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत डिस्कशन पसंद नहीं करती है। इस नियम में वाद विवाद के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है। ये दोनों ही कथन सही है। और देखिए, संघ सरकार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? संघ सरकार के जो कि सही कथन है कि हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। देखिए, भारतीय संसद का सचिवालय जो कि सरकार से स्वतंत्र होता है। देखिए, संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन एक वर्ड होता है। गिलोटिन का क्या अर्थ होता है? गिलोटिन का अर्थ होता है कि विधेयक पर बहस को बंद कर देने को बोलते हैं गिलोटिन। क्या बोलते हैं? गिलोटिन। ये भी वर्ड है, इसको याद किए रहिए। गिलोटिन समापन का एक अन्य रूप होता है जिसका अर्थ होता है जारी कार्य से संबंधित जो लंबित प्रस्ताव है या प्रस्तावों पर चर्चा हेतु जो समय सीमा समाप्त हो जाती है, तो सभापति जो कि राज्यसभा का होता है, अध्यक्ष जो कि लोकसभा द्वारा मत लिया जाना होता है। ठीक है, तो इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से। भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जाता है 13/5/2002 को। वह कौन राष्ट्रवादी नेता है जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का स्पीकर चुना गया, जो कि 1925 में? वह है विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, विट्ठल भाई पटेल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको बोलते हैं, जो प्रथम अध्यक्ष 1925 में चुने गए विट्ठल भाई पटेल को,
इनका कार्यकाल 1925 से रहा 1930 तक इनका कार्यकाल रहा है। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर हो गया है। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में संसदीय समितियों के विषय में। संसदीय समितियों को एक न्यू चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही अच्छा है और बहुत ही आसान है, और जिसमें देखिए संसद के विषय में है, पूरा 1 बाय 1 करके है। तो अभी देख लेते हैं संसद की समितियाँ। देखिए भारतीय संसद प्रशासन पर नियंत्रण करती है संसदीय समितियों के माध्यम से। ठीक है, संसदीय समितियों के माध्यम से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। कौन करता है? संसद निर्वहन करता है। जो समितियां होती है निर्वाचित भी की जाती हैं या नियुक्त भी की जाती है, दोनों तरह से किया जाता है। नियुक्त भी किया जाता है और निर्वाचित भी किया जाता है ये समितियां। ठीक है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा नाम को निर्देशित किया जाता है, और जो अध्यक्ष या सभापति, जो अध्यक्ष तो होते हैं लोकसभा के, और राज्यसभा के जो होते हैं सभापति होते हैं, इनके निर्देशानुसार कार्य करती है जो समितियां जो की है। ठीक है, और जो अपना इनका प्रतिवेदन होता है, समितियों का प्रतिवेदन होता है, संसद या सदन को या लोकसभा अध्यक्ष या सभापति को संसदीय समितियां सौंपती हैं अपना प्रतिवेदन, जिसका मतलब प्रतिवेदन मतलब इनका कार्य। इनको भी 2 भागों में बांटा गया संसदीय समितियां को। एक तो होता है अस्थायी समितियां, एक होता है तदर्थ समिति। 2 तरह की समितियों को बांटा गया है, अस्थायी और तदर्थ। अस्थायी समितियां जो कि होता है अस्थायी प्रकृति की होती है, जो कि परमानेंट होती हैं, जो मतलब चेंज नहीं होती जल्दी, और इनका निरंतरता के आधार पर कार्य करती हैं। इनका गठन जो कि 1 वर्ष का समय सीमा पर किया जाता है। वहीं पर अगर तदर्थ समितियां हैं, ये अस्थायी प्रक्रिया होती है। तदर्थ समितियां मतलब टेम्पोररी होती हैं, मतलब इनका किसी उद्देश्य के लिए इनको गठन किया जाता है, वो उद्देश्य जैसे ही पूरा हुआ जो समितियों को रद्द कर दिया जाता है। तो उद्देश्य के बाद ही इनका जो कार्यकाल होता है समाप्त हो जाता है। तो अब देखते हैं प्रमुख रूप से जो समितियां हैं जो कि अस्थायी समितियों को देखेंगे। तो पहला समिति हम लोग देखेंगे वित्त समिति, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल समिति इसको बोल सकते हैं समितियां। दूसरा हो गया विभागीय समितियां, ये भी अस्थायी है। तीसरा हो गया जांच समिति, जांच, और चौथा हो गया परिरक्षण। ठीक है, इसके अलावा संसद के दैनिक कार्यों से संबंधित समितियां होती हैं। फिर सदन समिति हो गया, सेवा समिति हो गया, अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए समितियां, ये सब जो कि अस्थायी समितियां होंगी। ठीक है, वित्त समिति के अंतर्गत जो कि लोक लेखा समिति, वित्त समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंतर्गत लोक लेखा समिति हो गया, लोक लेखा समिति, और इसके अंतर्गत हो गया प्राक्कलन समिति जिसको बोलते हैं एस्टिमेशन प्राक्कलन समिति। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्टिमेशन और लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति। इसके अलावा देखिए सार्वजनिक उपक्रम समिति शामिल है। ठीक है, और अस्थायी समितियां में अगर देखा जाए तो लोकसभा के अगर 2 सदस्य हो गए तो राज्यसभा के 1 सदस्य होते हैं। एक लोकसभा को दर्शा रहा है, एक राज्यसभा का। तो 2 सदस्य अगर लोकसभा से तो 1 सदस्य राज्यसभा से होंगे। ठीक है, और इसके अलावा देखिए लोकसभा कुछ अन्य समितियां जो संयुक्त समितियां के विषय में देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट समिति के विषय में लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति जो होते हैं, लोक लेखा समिति जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लोक लेखा समिति जिसको, और सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये जो होती हैं समितियाँ लोक लेखा समिति में देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य जो कि राज्यसभा से होते हैं। और भारत के जो समिति है, भारत का जो सरकार के जो विनियोग लेखा होता है, जिससे मतलब इनका जो कितना खर्च हो रहा है, कितना पैसा आ जा रहा है, ये सब लोक लेखा समिति का कार्य होता है। और इनका इस पर नियंत्रण जो लोक लेखा समिति पर नियंत्रण होता है कैग का होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और हिंदी में बोलते हैं लोक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक है, इनके प्रतिवेदन के हिसाब से जांच करती हैं। ठीक, लोक लेखा समिति, इनका कार्यकाल 1 वर्षों के लिए ही होता है। और अब देखते हैं प्राक्कलन समिति, जो कि ये भी प्राक्कलन समिति भी एक फाइनेंशियल समिति का ही पार्ट है। इसमें 30 सदस्य होते हैं।
और टोटल जो सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति के, टोटल सदस्य जो कि लोकसभा के ही निर्वाचित किए जाते हैं, लोकसभा से ही लिए जाते हैं। ठीक है। और भी देखिए सरकारी उपक्रम समिति, ये भी अस्थायी समिति है, इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद प्रशासन पर नियंत्रित करती है। भारतीय संसद जो कि प्रशासन पर नियंत्रित करती है, संसदीय समितियों के माध्यम से नियंत्रित करती है, जो कि हम लोग इसको स्टार्टिंग में ही देखे थे। सेकंड क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति, याचिका समिति में सबसे बड़ी समिति है वह प्राक्कलन समिति। इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है और टोटल सदस्य जो होते हैं लोकसभा के सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति। और इनका भी कार्यकाल 1 वर्षों के लिए होता है और इनका कार्य कुशलता और प्रशासन में सुधार किया है, ये इनका कार्य होता है, 1 वर्ष का होता है। देखिए सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण के अंग होते हैं लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक समिति। ये जो कि सार्वजनिक खर्च जो कितना पब्लिक जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, पब्लिक के ऊपर जो खर्च किया जाता है, ये संसदीय नियंत्रण के अंग होता है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोक लेखा समिति पता है इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। प्राक्कलन समिति 30 सदस्य होते हैं, 30 के 30 जो होते हैं सदस्य लोकसभा से होता है। और सरकारी उपक्रम जो कि सार्वजनिक उपक्रम समिति जिसको बोल सकते हैं, इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से और इनका कार्यकाल 1 वर्षों के लिए होता है। और इसके अलावा बहुत सी समितियाँ देखिए, सही कथन को देखिए, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। संसद के दोनों सदनों की अस्थायी समितियों में सामान्यतः प्राक्कलन समितियाँ जैसे अपवाद के अतिरिक्त सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा से लिया जाता है क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में, जिसको हम लोग डिस्कस किए हैं। इसके अलावा देखिए सही कथन है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को सामान्यतः विपक्ष से जो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया था, तो विपक्ष का जो नेता होता है वही जो कि इसके अध्यक्ष होते हैं लोक लेखा समिति, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि सरकार के काम काजों, सरकार के खर्च पर ब्यौरा रखेंगे। जाहिर सी बात है कोई इस तरह वो नहीं करेगा कि हाँ देखिए सरकार के ही आदमी बैठा रखे हैं, तो जाहिर सी बात है पैसों का हेर फेर होने की संभावना बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि विपक्ष का नेता अगर है तो इसका अध्यक्ष। इसके अलावा देखिए कुछ क्वेश्चन देखिए सही कथन है, लोक लेखा और सार्वजनिक उपक्रमों की समिति से राज्यसभा के सदस्य भी संबंधित होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति के लिए सदस्य केवल लोकसभा से ही लिए जाते हैं। वहीं पर संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करती है। विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, मंडलों, आयोगों के सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्री नामित करता है। राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है प्राक्कलन समिति में। प्राक्कलन समिति में टोटल 30 मेंबर होते हैं, 30 के 30 मेंबर लोकसभा से होते हैं। इनका कार्यकाल 1 वर्षों के लिए होता है। देखिए सार्वजनिक लेखा समिति रिपोर्ट जो कि संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री में से किससे प्रस्तुत किया जाता है? संसद को। ठीक है, जिसको संसद में भी लोकसभा स्पीकर को। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य होता है जो कि शासन के वित्तीय लेखा विनियमन, कंप्ट्रोलर, ऑडिटर की रिपोर्ट का परीक्षण। 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इसके अलावा लोक लेखा के संसदीय समिति सरकार के विनियोग, वित्त लेखाओं की जांच करती हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट की जांच करती हैं। लोक लेखा समिति वित्तीय समिति होती है, याचिका समिति कार्यकारी समिति, स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति तदर्थ समिति, वहीं पर विभागीय समिति स्टैंडिंग समिति होती है। राज्यसभा के सदस्यों का संबद्ध नहीं किया जाता है एस्टिमेशन कमेटी प्राक्कलन समिति से। ठीक है, तो ये सब सारा क्वेश्चन देख सकते हैं, सारे को हम लोग डिस्कस किए हैं। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों के परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। ठीक है, 2G स्पेक्ट्रम जो घोटाला हुआ था इसमें 20 सदस्य लोकसभा से थे और 10 सदस्य राज्यसभा से समिति बनाई गई थी जांच करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए
पीसी चाको समिति के अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष रहे थे। ठीक है। भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनर्रक्षण करती है संसद द्वारा गठित तदर्थ समिति एवं संसदीय विभागों संबंधी अस्थायी समिति द्वारा। ये रहा हम लोग का सेशन। इसमें देखेंगे नेक्स्ट में संसदीय अधिनियम को। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नहीं आएगा क्लियर कोई पे, अगर आपको दिक्कत होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए इस चैप्टर में देखेंगे संसदीय अधिनियम, जो कि खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, जो कि प्रथम बार लागू हुआ था 1955 में, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एंड एक्ट को बोलेंगे, 1954 में जो कि लागू हुआ था। तो खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार जो कि 1955 में लागू हुआ था, और इसको 1 जून 1955 को प्रभावी हुआ था। 1 जून 1955 को कंप्लीटली रूप से प्रभावी हुआ था। तो अधिनियम देखिए बहुत सारा संसदीय अधिनियम बना है, तो कुछ अधिनियम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से हम लोग डिस्कस करेंगे। जिसके एक अधिनियम है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम जो 1955, ये भी है। ये एक दंडनीय अपराध है जो कि संज्ञेय और संक्षिप्त विचारणीय संज्ञेय तथा असमनीय अपराध है या एक्ट है। ठीक है। इसके अलावा देखिए सिविल अधिकारी संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन जो सभी संज्ञेय तथा कारावास तथा जुर्माना दोनों तरह से दंडनीय अपराध है। ठीक है। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इसका विचारण किया जाता है। संपूर्ण भारत में इसका विस्तार है। सिविल संरक्षण अधिकार अधिनियम का संपूर्ण भारत में इसका क्या है, विस्तार है। इसके अलावा देखिए यदि कोई व्यक्ति अनटचबिलिटी के आधार पर, जिसको मतलब छुआछूत जिसको बोलते हैं, अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय या संस्थान में से प्रवेश से इनकार करना, या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा के 5 के अंतर्गत आएगा। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर धारा 5 के अंतर्गत ये दंडनीय अपराध है। ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को अस्पताल हो गया, औषधालय हो गया, शिक्षा संस्थान हो गया, छात्रावास हो गया, या जो भी जनसाधारण या किसी भी विभाग के फायदा के लिए स्थापित हो या चलाया जाता है, तो उसमें प्रवेश करने से इनकार किया जाता है या करता है, तो उसे बोलते हैं सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 5 के अंतर्गत दंडनीय होगा। ठीक है। वहीं पर देखिए सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की जो राज्य सरकार की शक्ति है धारा 10 क के अंतर्गत है। वहीं पर देखिए सिविल अधिकार संरक्षण 1955 की किस धारा के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध का उपबंध किया गया। अगर कोई कंपनी अपराध करता है तो धारा 14 के अंतर्गत ये अपराध है। ठीक है। इसके अलावा देखिए ऑफेंस बाई कंपनी जिसको बोलते हैं, ऑफेंस बाई कंपनीज, देखिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत जो कंपनियों के अपराध किए जाने की दिशा में उत्तरदायी होता है निदेशक, प्रबंधक और सचिव। तो कंपनियों के जो तीनों हेड होते हैं, अगर कंपनियों के द्वारा अधिकार रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जाता है तो उनके दिशा में जो अपराध होते हैं निदेशक, प्रबंधक और सचिव, टॉप लेवल के जो तीनों होते हैं उनको। वहीं पर न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत उपधारणा करेगा कि अपराध अस्पृश्यता के आधार पर कारित किया गया है, तो यह केवल अनुसूचित जाति के सदस्य से संबंधित है। अस्पृश्यता से अपराध गठित नहीं होगा, जबकि अभियुक्त और परिवादी पीड़ित समान सामाजिक समूह से हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का उपबंध किया गया। धारा 14 क में हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, सती निरोध अधिनियम 1987 है। वहीं पर भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878, शाही पद अधिनियम 1876, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 है। घरेलू हिंसा में महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ था 26 अक्टूबर 2006 को। सामाजिक अधिनियम है एंटी डावरी एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट्स और प्रिवेंशन ऑफ स्माइरल ट्रैफिक एक्ट, जो कि एक सामाजिक अधिनियम है। ठीक है। इसके अलावा देखिए भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों के विशेषाधिकार के संदर्भ में सही कथन कौन सा है।
तो उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूना लेने का अधिकार है और उपभोक्ताओं की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकार उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकता है। वहाँ पर उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज करने हेतु निर्धारित फीस देनी होती है। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सबसे पहले 1871 में अधिनियमित हुआ था। SC/ST जो कि अत्याचार निवारण अधिनियम 1869 या 1989 में प्रवृत्त हुआ था 30 जनवरी 1990 को। SC/ST अत्याचार अधिनियम में कुल मिलाकर 23 धाराएं हैं। आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है धारा 2 के ग में। वहीं पे SC/ST अधिनियम 1989 के उद्देश्य को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने का शक्तियाँ प्राप्त है, केंद्र सरकार को शक्तियाँ प्राप्त हैं। वहीं देखिए SC/ST अधिनियम 1989 के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम 1 वर्ष का दंड का प्रावधान किया गया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। अगर SC/ST अत्याचार अधिनियम 1989 के अधीन कोई लोक सेवक अगर इस तरह का कोई अपराध कारित करता है तो धारा 3 के अधीन उसको दंड करने का अपराध का प्रावधान किया गया है, जो कि 1 वर्ष का अपराध का दंडनीय अपराध होगा, क्योंकि धारा 14 में प्रावधान किया गया है विशेष न्यायालय की व्यवस्था के द्वारा। वहीं भी देखिए SC/ST अत्याचार निवारक 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से उच्च न्यायालय को विशेष न्यायालय निर्दिष्ट कर सकती है। ठीक है, वहीं देखते हैं SC/ST जनजाति जिसको बोलते हैं अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किसी निर्णय, दंडादेश, आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होती है। तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में उच्च न्यायालय में विधि संबंध में क्या होता है, अपील होता है। तो 2-3 जो अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके SC/ST हो गया, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है। ठीक है, इसके अलावा देखिए SC/ST जो अत्याचार निवारण अधिनियम है SC/ST की उन्नति के लिए एक प्रावधान है जो आधारित करता है सुरक्षा विभेद के सिद्धांत पर आधारित है। SC/ST अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना जो कि अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति है राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इसके अलावा देखिए SC/ST अधिनियम 1989 के अधीन अपराध अभियोजन में न्यायालय उपधारित कर सकता है, जो कि दुष्प्रेरण, समान आशय और समान उद्देश्य। वहीं पर देखिए SC/ST अधिनियम 1989 के किस धारा में भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना उपबंधित करता है, धारा 6 में। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन पूर्णतः निषिद्ध है, गिरफ्तारी पूर्व जमानत को बोलते हैं, निषिद्ध है। SC/ST अधिनियम 1989 की अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है, धारा 18 के तहत। SC/ST और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी को दिया जाएगा जो कम से कम उप अधीक्षक रैंक का हो, CO रैंक का हो। ठीक है, जो सर्किल ऑफिसर होते हैं उस रैंक के अधिकारी ही कर सकते हैं, PPS अधिकारी। तो समझ सकते हैं कि जो इंस्पेक्टर के ऊपर के जो रैंक है उसी के अधिकारी कम से कम SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के दिन जो किए गए अपराध है उसका जो जांच है, विवेचना है जिसको बोल सकते हैं विवेचना, CO रैंक के अधिकारी कम से कम करना चाहिए। उसके ऊपर एडिशनल हो सकते हैं या SP रैंक के अधिकारी कर सकते हैं। वे शक्तियाँ जो SC/ST जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय को दी गई, वह है किसी अपराध के दोष सिद्ध अभियुक्त की संपत्ति का अपहरण, ऐसे व्यक्ति को किसी क्षेत्र से हटाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना हो, और ऐसे व्यक्ति का माप और फोटोग्राफ लेना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है। वहीं पर देखिए SC/ST अधिनियम 1989 के अधीन विशेष न्यायालय निम्नलिखित शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है, सामूहिक जुर्माना आरोपित करना। ठीक है, अब देखते हैं SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में
विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन जो कि शीघ्र विचारण है। SC/ST नियम जनजातीय अधिनियम 1995 की निम्नलिखित धारा के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरी समिति के गठन का उपबंध किया गया है। धारा 17 के अंतर्गत सरकार ने अनुसूचित जाति क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया है। इसका उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात है, जो कि स्वशासन प्रदान करना, पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त कराना। ये इसका राइट आंसर है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट, संसद के सूचना के अधिकार को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई है। 15 जून 2005 को संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई है। सूचना का अधिकार के संबंध में सही कथन है कि यह एक विधिक अधिकार है। ये भी देखिए SC/ST जो अधिनियम था, SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, इसके बाद देखिए सूचना का अधिकार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सूचना का अधिकार, ये सूचना का अधिकार अधिनियम को जो कि संसद के द्वारा, जो कि लोकसभा में अगर देखा जाए तो 11 मई को 2005 को और राज्यसभा में 12 मई को 2005 को पास किया गया। उसके बाद 15 जून 2005 को उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया। और यह अधिनियम में कुछ धाराएं तो तत्काल रूप से प्रभावी हो गई, और जबकि कुछ अधिनियम जो कि कुछ धाराएं जो कि 120 दिन के बाद प्रभावी हुआ। सूचना का अधिकार जो कि एक विधिक अधिकार है, विधिक अधिकार है। ठीक है, और सार्वजनिक संस्थानों से जो मांगे गए आवश्यक सूचना का मांग कर सकते हैं, न मिलने पर अपील भी कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल अधिकार दिया गया है कि आप किसी भी सार्वजनिक संस्था है उनसे आवश्यक सूचना मांग सकते हैं। और उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णयों में सूचना के अधिकार को अनुच्छेद आर्टिकल जो कि बोलते हैं 19 के उपखंड 1 के क में प्रावधान दिया गया है, और वाक स्वायंतंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र के मूल अधिकार में निहित माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा और भी चीज़ों को देखते हैं। सूचना का अधिकार 2005 में प्रभावी हुआ, और अधिनियम से संबंधित रहा है नामित शर्मा बनाम भारत संघ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। नामित शर्मा बनाम भारत संघ, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। मजदूर किसान संगठन नामक आंदोलन संबंधित है RTI अधिनियम से। वहीं भी देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभावना को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है। इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक यात्रा करना है। तो दोनों ही कथन सही है। सूचना का अधिकार का अधिनियम जो है, इसका उद्देश्य रहा है कि सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच, जो कि 2005 में लागू हुआ। ये बहुत ही अच्छा पहल रहा है सरकार का कि आप जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं उनसे आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अगर न मिलने पर उसको अपील भी कर सकते हैं आप। तो ठीक है, तो बहुत बड़ा एक तरह से अधिकार दिया गया कि इससे पारदर्शिता का और ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ, ट्रांसपेरेंटी बढ़ी। देखिए वह शब्दावली जो सूचना का अधिकार 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है, वह सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, सूचना या संसूचित नागरिकता और लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। वह उच्च न्यायालय जिसने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा था कि RTI आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना चाहिए, मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा था। वह भी देखिए SC/ST या अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक जो वनवासी है वन अधिकारियों के मान्यता अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों द्वारा अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए प्राधिकारी होगा ग्राम सभा। NGT देखिए NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुए थे। स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप, जो कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। NGT की स्थापना 2010 में हुई थी। और देखिए अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का उपबंध किया है? धारा 18। राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1907, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, भारतीय फौजदारी कानून
संशोधन अधिनियम 1908 और समाचार पत्रों जो कि अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1908 में है लागू हुआ। इसके अलावा कुछ और अधिनियम को देखते हैं। देखिए, लॉकडाउन के दौरान जो कि भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों का जो कि विविध या विधिक आधार इन कानूनों से प्राप्त हुआ, जिसको बोलते हैं डिजास्टर एज मैनेजमेंट एक्ट DMA 2005 और एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट को 1897 में जो कि प्रभावी हुआ। जब भी लॉकडाउन हुआ था तो उस समय भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम को 1980 में पारित किया। वन संरक्षण अधिनियम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो अभी हम लोग देखे हैं, इसका जो कि भारत सरकार के द्वारा देश में जो कि प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं के लिए कुशल प्रबंधन और इससे जुड़े अन्य मामलों के लिए अधिनियमित किया गया है। ठीक है। और वन संरक्षण अधिनियम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वन संरक्षण अधिनियम, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने की संभावना होता है, वन संरक्षण अधिनियम। और देखिए, राज्य निजी निगमों जिसको बोलते हैं कॉरपोरेशन से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता है और आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। वहीं पे देखिए, भूमि अधिग्रहण 1894 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसको ब्रिटिश शासकों ने बनाया था। यह भारत की संसद के एक अन्य अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जा चुका है। इसका क्रियान्वयन विवादित हो गया था। वहीं पर सही कथन देखें, RTI शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार जो प्राथमिक शिक्षा या प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देश के अनुरूप जो गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक होता है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ अधिनियम से रिलेटेड। अब नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। थैंक यू।